नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और इस शो में हम देश के दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बात करते हैं ताकि निवेश के पहले कंपनी की हर जानकारी आपके पास हो। वित्तीय स्थिति से लेकर कंपनी की योजनाओं तक, ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक और नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की हर चुनौती तक, हर वो बारीक बात जिसका असर उस कंपनी के निवेशक पर पड़ता है। तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा कॉर्पोरेट कनेक्शन में, लेकिन पहले एक नजर डालेंगे बाजार की चाल पर। आज बाजार में फिर से ऊपरी स्तरों पर भरोसे की कमी साफ साफ दिख रही है। आज अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 250 अंक टूट गया है और फिलहाल 18,170 के आसपास कारोबार हो रहा है। हालांकि 18,100 के लेवल को निफ्टी फिलहाल डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से तकरीबन 800 अंकों के आसपास की भारी गिरावट है और करीब फिलहाल 400 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स में कारोबार हो रहा है। लेकिन आज बाजार में अगर कहीं हरा निशान दिखेगा तो सिर्फ दो सेक्टर हैं, बैंकिंग और दूसरा फाइनेंशियल। इन दो सेक्टर में थोड़ी सी खरीदारी दिख रही है, इसलिए आपको निफ्टी बैंक करीब 150 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, वहां पर हल्की सी आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। लेकिन आज बाजार के लिए जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रप्शन है, जहां सबसे ज्यादा मूड खराब हुआ है, वो है रिलायंस के चलते। रिलायंस तकरीबन 3% टूट गया है। निफ्टी का ये टॉप लूजर है और कल आएंगे नतीजे। हालांकि मुनाफे में तकरीबन 3% के आसपास के उछाल की उम्मीद है और आय भी 10% बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन नतीजों से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में साफ विजिबल है, क्योंकि लगातार 5 दिन रिलायंस का शेयर चला था और अब 2 दिनों में रिलायंस का स्टॉक ऊपरी स्तर से तकरीबन 125 रुपए करेक्ट हो चुका है और अब 2630 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, इन तमाम स्टॉक्स में 2 से 2.5% की आज कमजोरी दिख रही है। लेकिन आज बाजार को जो थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, अगर कहीं से राहत है तो वह कोटक बैंक करीब 4% ऊपर है। आईओसी और बीपीसीएल, यहां भी खरीदारी है, 2% की मजबूती है। और ग्रासिम और एचडीएफसी, ये 2 काउंटर हैं जो निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी का पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, आज करीब 2.25% की मजबूती के साथ वहां पर हो रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में। अब एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कंपनी के एमडी और सीईओ दीनानाथ दुभाषी। जानेंगे कि दूसरी तिमाही में कंपनी का एनपीए कितना बढ़ा है, कोरोना पर महामारी का कितना असर है कारोबार पर और लोन ग्रोथ में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो 2008 में कंपनी की ये शुरुआत हुई थी और 2011 में ये कंपनी बाजार में लिस्ट हुई। फाइनेंशियल सॉल्यूशंस का कारोबार है और इनका जो प्रेजेंस है वो है रूरल हाउसिंग, इंफ्रा फाइनेंस सेक्टर में और लेंडिंग बिजनेस का। नॉन लेंडिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बिजनेस का भी कंपनी का कारोबार है। तो काफी एक एल&टी ग्रुप की तरह से फाइनेंशियल स्पेस में एक मजबूत कंपनी है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और काफी डाइवर्सिफाइड इनका कारोबार है। अब चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के एमडी एंड सीईओ दीनानाथ दुभाषी। दीनानाथ जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि इस तिमाही में नेट एनपीए में हमने बढ़त देखा है। अब ये बताइए कि इसमें स्लिपेजेस कितना हुआ है और आगे हम इसमें कितना सुधार देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए? जो नेट एनपीए का इंक्रीज है या प्रोविजन कवरेज का रिडक्शन है, वो एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि क्या होता है कि जैसे आपके असेट्स पुराने होते हैं और वो 100% प्रोवाइडेड होते हैं, तो वो आप राइट ऑफ कर देते हो। तो 100% प्रोवाइडेड है तो इमेजिन करो एक बकेट है, उसमें से आपने 100% प्रोवाइडेड असेट्स निकाल दिए और जैसे नए असेट्स उसमें आते हैं, वो नए असेट्स का प्रोविजन नेचुरली काफी कम होता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई NS3 गोज अप। ओके, दिस पर्टिकुलर क्वार्टर NS3 ऊपर जाने का, नेट एनपीए ऊपर जाने का बहुत सिंपल रीजन है कि ये रीजन तो है ही, जो नया एसेट आया है वो एक लार्ज एसेट है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको पता है कि 1-2 साल पहले एक दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट असेट डिफिकल्टी में आ गया था। लास्ट 2 साल से वी वर वर्किंग विद द बिल्डर to work on his projects to make sure that the projects are complete. But ये क्वार्टर में वो एनपीए हो गया। ये बड़ी अमाउंट थी और ये एनपीए हो गया। और जैसे हम हमेशा अबाव द बोर्ड रहते हैं
वैसे हमने ये एनपीए इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दिया। सो वो एक बड़ा स्लिपेज हुआ एक असेट का, बट ओवरऑल अदरवाइज अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ग्रॉस स्टेज 3 आपका सेम रह गया है और ये बड़ा असेट ऑलमोस्ट 950 करोड़ का उसमें ऐड हुआ है, तो बाकी इंप्रूवमेंट कितना हो गया होगा वो आप इमेजिन कीजिए। सो आफ्टर दैट एडिशन आल्सो द ग्रॉस स्टेज 3 इज द सेम नंबर सिक्वेंशियल। ठीक है। सर, आपके नतीजों को देख रहे थे, मुनाफे में तकरीबन 15.5% के आसपास की गिरावट आई है, हालांकि प्रोविजनिंग के फिगर्स भी अच्छे आए हैं। आप अपने नतीजों को कैसे देख रहे हैं, और ये बताइए कि कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है? स्ट्रेंथ कैसी दिख रही है आपको कारोबार में अपने? ये पैंडेमिक के जो लास्ट 6 क्वार्टर्स है उसमें एक केयर लिया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, वही करे जो धन बिजनेस के लिए सही है, बैलेंस शीट के लिए सही है। ये 4-5 चीजें क्या है। एक कि हम लोग हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ जो है वो बिकॉज सिचुएशन इज बैड वो हम खराब होने नहीं देंगे, हम हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ मेंटेन करेंगे। और हमारी मेन बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा रूरल फाइनेंस और रूरल कस्टमर है। और आप देखो उसके प्रूफ कि आप रूरल फाइनेंस में देखो तो हमने प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट हमारा मार्केट शेयर मेंटेन किया है, ग्रोथ मेंटेन की है ओवर द लास्ट 18 मंथ्स 6 क्वार्टर्स। एज वी गो अहेड अभी आप देखो कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंस और कंज्यूमर लोन्स बिजनेस है वो ये क्वार्टर में तो एक्चुअल पिकअप होने को शुरू हुए कि जी। सितंबर में हम वहाँ नॉर्मल डिसबर्समेंट्स कम कर पा रहे हैं, और वो अगर कंटिन्यू रहेंगे Q3 और Q4 जो हम काफी आशावादी है कि वो कंटिन्यू रहेंगे, रूरल की ग्रोथ काफी अच्छी, बुक की ग्रोथ काफी अच्छी होने की हमें संभावना है इन Q3 Q4। सो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेंथ। सेकंड स्ट्रेंथ इज कलेक्शन। हमारे कलेक्शन सारे अक्रॉस प्रोडक्ट्स अभी हम प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं, और कोई भी नंबर आप देखिए रिजल्ट में आपको दिखेगा कि कलेक्शन नंबर्स प्री कोविड लेवल पे पहुंचे हैं। एक तो कलेक्शन नंबर्स प्री कोविड लेवल पे, दूसरा हम जो एडिशनल प्रोविजन कैरी करते हैं। सो आपने नेट एनपीए का नंबर बोला, लेकिन उसके ऊपर मतलब नेट एनपीए में नहीं लेकिन बाहर मतलब जो एनपीए हुए ही नहीं है ऐसे असेट्स पे भी हम 1750 करोड़ 1750 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन कैरी करते हैं। Now, as a mix of these two, I can give the second headline statement. The first headline statement is rural growth. हमारा जो रूरल पोर्टफोलियो ग्रोथ है वो काफी अच्छा रहा है। और दूसरा हेडलाइन ये है कि कोविड 2 के जो इल इफेक्ट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वी हैव पुट देम फर्मली बिहाइंड अस बाय आवर प्रोविजनिंग रीजन। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी कैपिटल एडिक्वेसी अभी 25% है, जो आप अग्री करेंगे कि बहुत हेल्दी कैपिटल एडिक्वेसी है। और अभी जब होपफुली बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा धीरे धीरे, वैसे वी आर वेल प्लेस्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो ये जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है दैट शुड बी सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि Q3 Q4 इससे अच्छा ही रहेगा। सो जस्ट 2 नंबर में बताऊंगा, अगर आप सिक्वेंशियली लो Q1 to Q2 तो 25% का पैट ग्रोथ है और 34% का पीबीटी ग्रोथ है। एंड वी होप दैट सिक्वेंशियल पैट ग्रोथ पीबीटी ग्रोथ विल कंटिन्यू टू बी रोबस्ट, और हमारा H2 का सेकेंड हाफ का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ से काफी अच्छा रहेगा। ठीक है सर, जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि अगर कलेक्शन आपका बेहतर होता है तो एफिशिएंसी जो आप मैनेज करेंगे उस चीज़ को। एसेट क्वालिटी के हम नंबर देख रहे थे, ग्रॉस एनपीए तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन नेट एनपीए में थोड़ी सी सुधार है। ये बताइए कि आपने ये कैसे मैनेज किया, और आप इसमें कितनी रिकवरी देख रहे हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो पहले तो मैं एक ओवरऑल स्टेटमेंट करना चाहूंगा, कलेक्शन एफिशिएंसी ओवरऑल का स्टेटमेंट करना चाहूंगा कि कलेक्शन एफिशिएंसीज जो होती है, जो एक तो हम एनपीए देखते हैं, लेकिन एनपीए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो जीरो बकेट है, आपका जो रेगुलर कस्टमर्स है, उनका पेमेंट बिहेवियर इंप्रूव हुआ है कि नहीं। तो आपने ये क्वार्टर का पूछा, तो हमारा माइक्रो लोन्स में ये क्वार्टर में रेगुलर कलेक्शन एफिशिएंसी 99% तक पहुंच गई है, टू व्हीलर्स में 98% तक पहुंच गई है, होम लोन्स में 99% तक पहुंच गई है, कंज्यूमर लोन्स में 99.4% है, और ट्रैक्टर्स में 89% है। ईच ऑफ दीज नंबर्स
are now as good as pre-COVID numbers, right? And that makes us very hopeful. दूसरी लोग पूछते रहते हैं कि अगर थर्ड वेव आएगा तो क्या होगा. पता नहीं थर्ड वेव आएगा कि नहीं, लेकिन कंट्री में जैसे वैक्सीनेशन चल रहा है वैसे लग रहा है कि हमें तो लग रहा है होपफुली, और मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ कि उस अगर थर्ड वेव होगा भी तो भी बिजनेस पे या कलेक्शन पे उसका इम्पैक्ट सेकेंड वेव से काफी कम रहेगा. और हमारा स्टाफ फॉर एग्जांपल अभी 91% फर्स्ट वैक्सीन लिया हुआ है और एलिजिबल पॉपुलेशन का 94 से 97% सेकेंड वैक्सीन लिया हुआ है. सो ऑल फैक्टर्स आर शोइंग internally our strengths, portfolio quality, and also business environment. We believe that collection numbers are back to pre-COVID level. अभी आगे अच्छा ही होगा. ठीक है सर, कलेक्शन नंबर्स आपके अच्छे हैं. ये बताइए कि इस तिमाही में आपकी लोन ग्रोथ कैसी रही है, किस तरह के आंकड़े वहां से निकल कर आए हैं, आप क्या उम्मीद आप कर रहे थे, और ये बताइए कि कहां से ज्यादा योगदान था इसमें. ग्रोथ अभी राइट नाउ तो हमारी ग्रोथ ज्यादा ट्रैक्टर और टू व्हीलर से आई है इन Q2. Q3 में फेस्टिव सीजन है, होपफुली काफी डिसेंट परफॉर्मेंस होगा. दो हमें लगता है कि थोड़ा जो पहले एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा मॉडरेट होगा इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी जो रेनफॉल वगैरह जो बैडली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हुआ है उससे थोड़ा मॉडरेट होगा. लेकिन रीजनेबल फेस्टिव सीजन हो जाना चाहिए. बट दो ग्रोथ जो Q3 में वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर Q2, मेनली बिकॉज सो वन इज माइक्रो लोन्स, सेकंड इज कंज्यूमर लोन्स. इसका रीजन ये है कि माइक्रो लोन्स जो हमने सेकंड क्वार्टर में डिसबर्समेंट पिकअप करना चालू कर दिया, उसका जो प्री कोविड लेवल है वो सिर्फ सितंबर में आया. सो सितंबर में हमने ऑलमोस्ट 900 करोड़ का डिसबर्समेंट किया माइक्रो लोन्स में. अगर 900 to 1000 करोड़ का रन रेट हम मंथली मेंटेन करते हैं तो माइक्रो लोन में Q3 में बहुत हेल्दी ग्रोथ दिख सकता है. अगर हम थोड़ी ज्यादा लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर अगले 4-5 साल की बात करें तो बहुत एक्साइटिंग स्टोरीज है हमारे पास, और हम अगले क्वार्टर में एक फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी लेके आएंगे. लेकिन मैं हेडलाइन बता सकता हूँ कि हम रिटेल फॉर एग्जांपल, हमारा रिटेल का परसेंटेज 5 साल पहले जस्ट 25% था बैलेंस शीट का, वो अभी 47% है. और अगले 5 साल में पूरा प्लान है कि 2/3 ऑफ आवर बैलेंस शीट मिनिमम रिटेल हो, उससे ज्यादा ही करने का ट्राई करेंगे. ये कैसे होगा? ये हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें हमारी स्ट्रेंथ मेंटेन करके मार्केट शेयर मेंटेन करेंगे और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे. इसी क्वार्टर में हम हमारा SME का पायलट लॉन्च कर रहे हैं, और अगले 2 या 3 क्वार्टर में हम और ज्यादा रूरल और कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे. सो स्ट्रेंथ इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. लगता है कि अगले 4-5 साल काफी एक्साइटिंग होने वाले. जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद करेंगे 4-5 साल क्या, अगले 40-50 साल एक्साइटिंग हो कंपनी के लिए आपके. लेकिन सर ये बताइए कि देखिए हम देख रहे हैं कि अनलॉक हो रही है और सबकी नज़र ये है कि रूरल डिमांड कैसे निकल कर अब आ रही है. आप ये बताइए कि पिछला आपका जो क्वार्टर बीता है वहां से किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं, और रूरल सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है. हाँ बिल्कुल, इस क्वार्टर में हमारी लेट्स से ट्रैक्टर्स में निगेटिव ग्रोथ रही इंडस्ट्री की, जो हमारी पॉजिटिव ग्रोथ रही. हमने बेस्ट एवर Q2 परफॉर्मेंस दिया इस बार ट्रैक्टर्स में. इसकी सीक्रेट ये है कि क्लोज टू 30% ऑफ अवर 27% टू बी एग्जैक्ट, हमारे जो ट्रैक्टर्स के डिसबर्समेंट्स है अभी वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को होते हैं अभी. सिमिलरली टू व्हीलर्स वाज अ नेगेटिव ग्रोथ एंड वी डिड आवर बेस्ट एवर Q2 परफॉर्मेंस. हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो टू व्हीलर जो लोन नहीं लेते, लोग अपने पैसे से टू व्हीलर खरीदते हैं, उनको लोन मेकिंग कस्टमर्स में, लोन टेकिंग कस्टमर्स में कन्वर्ट करने वाले हमारे प्रोडक्ट्स हैं. तो उससे हम टू व्हीलर का मार्केट शेयर भी अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं. तो जैसे आपने पूछा वो है ट्रैक्टर और टू व्हीलर, और आगे जाके जो कि इनका परफॉर्मेंस रीजनेबली गुड रहेगा. बट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म माइक्रो लोन्स और
माइक्रो लोन्स और कंज्यूमर लोन्स में आएगा, और उसके बाद में लॉन्गर टर्म में हमारे हमारे नए प्रोडक्ट से आएगा। इवन विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस लाइक माइक्रो लोन्स, हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। ऑल्सो देयर इज अनदर वेरी गुड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। अभी तक हमारा कंसंट्रेशन पूरा प्रोडक्ट बेचने में रहा, प्रोडक्ट लाइंस पे रहा। वहां से हमारा कंसंट्रेशन अभी, जैसे हमारी डेटाबेस स्ट्रांग हो रही है और यूजिंग डिजिटल एंड डेटा एनालिटिक्स, अभी हमारा कंसंट्रेशन कस्टमर पे जा रहा है। सो एक कस्टमर पे हम कितना बिजनेस कर पाते हैं। राइट नाउ इंक्लूडिंग लोन, हमें ऑलमोस्ट एक कस्टमर को 4.1 प्रोडक्ट बेचते हैं, जो बहुत अच्छा रेशो है। और जैसे हम और डेटा का यूज करके ये रेशो बढ़ाएंगे, स्काई इज द लिमिट। सो रिटेल इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, हमारे अच्छे स्ट्रेंथ्स है, हमारी कलेक्शन मशीनरी बहुत अच्छी है, और डिजिटल और डेटा एनालिटिक्स हम उसके यूज के फोर फ्रंट पे रहेंगे, कटिंग एज प्रोडक्ट्स पे रहेंगे। और एक इफ यू कैन कॉल फिनटेक एट स्केल, कि फिनटेक्स होते हैं लेकिन फिनटेक स्केल अप नहीं कर पाते। फिनटेक एट स्केल इज समथिंग, इज द थीम दैट वी विल लॉन्च ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है दीनानाथ सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए 18 आवर्स स्वदेश को, और कंपनी के नतीजों और आगे की रणनीति है आउटलुक भी हमसे साझा करने के लिए। L&T फाइनेंस होल्डिंग नतीजों के बाद हालांकि आज कमजोरी है, 5% स्टॉक ये टूटा हुआ है, और पिछले 4 दिनों से स्टॉक में लगातार गिरावट है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कंपनी के NPA में बढ़त आई। हालांकि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि कलेक्शन का एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ, और आगे जाकर और रूरल परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करने की कोशिश ये करेंगे यहाँ से। लेकिन 2% से करीब 3% के आसपास NPA पहुंच गया, नेट NPA, उसके चलते स्टॉक पे आज प्रेशर है। और फिलहाल डेज लो पे ये ट्रेड कर रहा है 86 रुपये के आसपास। कंपनी में कितना दम है और मौजूदा स्तर पर निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह। रवि, शुक्रिया समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ग्रुप को लेकर कोई संदेह नहीं है, एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही दमदार पेरेंटेज है L&T की, लेकिन कहीं ना कहीं NPA वाला जो फैक्टर था उसके चलते आज थोड़े से निवेशक ज़रूर परेशान होंगे। स्टॉक करीब 3 दिन से टूट भी रहा है। अब क्या करना चाहिए? L&T फाइनेंस आपको कैसी लग रही कंपनी है, और मौजूदा भाव पर निवेशकों को क्या सलाह देंगे, और जिनके पास ऑलरेडी है, जो इसमें निवेशित हैं, उनके लिए आपकी राय क्या होगी? धन्यवाद अभिषेक जी, मुझे शो पे बुलाने के लिए। फिलहाल तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि NPA का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ज्यादातर स्क्रिप्ट्स में देखने को मिलता है। जिनके भी MPS के नंबर यहाँ पर ज्यादातर कंपनीज के कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर इनके नंबर्स थोड़े बढ़े हैं, वो एक इम्पैक्ट जरूर रहा है। हालांकि अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका नेट प्रॉफिट जो निकला है वो 223 करोड़ था। जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी ग्रोथ शो की है, वो ऑब्वियसली है कि आगे लॉन्ग टर्म पे तो जरूर जो है वो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के जो डिटेलिंग है और जो अभी मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव जरूर इन्होंने दिया है, लेकिन इस समय मार्केट का मूड कहीं ना कहीं से शायद अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और उसी का एक इम्पैक्ट भी इस शेयर पे भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी यहाँ पर मोमेंटम सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस शेयर को देखते हैं तो थोड़े से अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं। अब चूंकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस समय चूंकि 86 रुपीज का चल रहा है, 5% आज डाउन है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। थोड़े से 83 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं कि एक बार को टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं मार्केट में। और अगर टेक्नो फंडा के हिसाब से देखें तो फंडामेंटल के नंबर्स तो आपके सामने ही हैं। टेक्निकली भी आपको 85 और 83 के बीच में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन मार्केट का करेक्शन जो है वो ड्यू था, शायद इसलिए भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मैनेजमेंट ने जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ पर बात की है और जो चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा घबराने वाली बात नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए। आने वाले अगर 1 साल के टारगेट के हिसाब से देखें तो आपको रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वापस से आपको 8 से 10% का रिटर्न इस स्टॉक में आसानी से मिल सकता है। तो अभी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इस शेयर को कंटिन्यू करना चाहिए। आज की सेलिंग में पैनिक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, NPA के नंबर थोड़े इंप्रूव जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक और सवाल जो बहुत ही जेन्युइन है, आई थिंक, और लोग समझना भी चाहेंगे। देखिए, फाइनेंशियल स्पेस में जो कंपनियां हैं, दूसरे वर्टिकल्स में हालांकि उनकी मौजूदगी है, जैसे कि मान लीजिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व है, ये स्टॉक 1 साल के अंदर 3 गुना हो गए हैं, 4 गुना हो गए हैं।
और जो हैवी वेट्स हैं वहाँ भी अच्छी एक बाइंग आई है। हालांकि ये स्टॉक उतना नहीं चला है, तो क्या अभी भी ये समय है कि यहाँ से लोग कहीं और स्विच कर लें किसी बढ़िया अच्छी कंपनी में? देखिए, स्विच करने का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा रहता है। मार्केट चल रही है, ज्यादातर कंपनीज में आपके पास समय ऑप्शंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अभिषेक जी, यहाँ पर अगर जो एक कोरिलेशन देखने को मिल रहा है, या फिर एक ये कहें कि जो मार्केट में अभी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड है, उनमें अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली कि बजाज फाइनेंस या अदर स्टॉक्स में थोड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स में फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं तो लगभग 8 से 10% की गिरावट दिख सकती है। ये 5% ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है, तो आपके पास थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर गिरने का। हाँ, मार्केट का ट्रेंड वापस से जब रिटर्न होता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाएगा, तब उसमें स्विच करने में फायदा है। फिलहाल अभी जो फाइनेंस के सेक्टर के शेयर हैं, उनमें थोड़ा सा एक दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, चाहे वो बजाज फाइनेंस के रहे हों या अदर कंपनीज के। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी अभी जो है, वो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो शायद अभी इस स्टॉक में L&T फाइनेंस में ही बने रहने में ज्यादा समझदारी है। स्विच करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पर करेक्शन अगर आता है तो अदर स्टॉक्स का जिस तरीके से बढ़त देखने को मिली है, वो थोड़ा रिसेंट वैल्यू पे आ सकता है। जी, शुक्रिया रवि इस